हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम हमारे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। इस चैप्टर को हमने इसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से कंप्लीटली कवर कर लिया है। इस एक्सप्लेनेशन को बेटा हमने दो पार्ट्स के अंदर कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों ही वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं, इनके लिंक भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, शो हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आपने अभी तक उन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से बिना अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करे बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे हमारे पहले सेक्शन से, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। देखो, मेरे पास ना काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के काफी सारे डाउट्स भी आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ही होता है कि मैम आप हमें बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप हमें वो बता दीजिए, इस चैप्टर के कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो आप लोग हमेशा पूछते हो, तो उनका कोई अंत नहीं होता, वो अनंत बताए जा सकते हैं, कितने भी बताए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, आपको उस बुक में जो चैप्टर्स हैं, जो पोएम्स हैं, वो आपको पूरी तरीके से देखो आनी चाहिए। एक तो कभी भी ना सिलेक्टेड स्टडी की तरफ मत जाना कि हाँ, अगर हमने इतना पढ़ लिया है तो हम पेपर में तो अच्छा मार्क्स ले ही आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस अगर हमने कर लिए तो पेपर में तो मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे। अच्छे मार्क्स आना किसको नहीं पसंद है, सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बेटा, आपके जो चैप्टर है ना, वो इसलिए है ताकि आप उनसे बहुत सारी चीजें सीखें। रिजल्ट भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन चैप्टर से आप बहुत सारी चीजें सीखें। जैसे इस चैप्टर में हमारे साथ गॉर्डन कुक ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो हमें और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो उससे क्या होता है, हम एज अ पर्सन बहुत ही बेटर भी बनते हैं, एज अ पर्सन हम ग्रो करते हैं। उसके अलावा हमें ये जो सिलेक्टेड स्टडी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें पता चल गए तो हम पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। वो थॉट प्रोसेस से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, ताकि चैप्टर में से कहीं से कुछ भी आ जाए, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती हूँ या अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको हमेशा उसी पोजीशन में होना चाहिए। तो एनसीईआरटी चैप्टर आपको कंप्लीटली आना ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से समझेंगे ना, तो वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर उनमें कुछ तरीके से कवर हो जाता है। तो एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाता है। तो सबसे पहले, आई नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाने चाहिए, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जो हम आगे जरूर उन्हें भी कवर करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये अपनी प्रिपरेशन करने का एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस का हिस्सा है वो ये है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए, वो एकदम क्लियर होने चाहिए। आप क्या होता है, एनसीईआरटी ये तो हमारे सामने है ही, ये तो हम बाद में प्रिपेयर कर ही लेंगे, पहले मैम ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मैम पहले वो वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आप वो भी बता दीजिए। तो इस दौड़ में मत रहिए अभी, ठीक है। सीक्वेंस से और एकदम सही तरीके से पढ़िए, एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो बिल्कुल भी एंशियस होने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से और अच्छे से पढ़िए, बस अपना टाइम जो है उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, एंड यू विल परफॉर्म रियली गुड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। यहाँ पर जितना मतलब 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि किस किस सिचुएशन में कैप्टन ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। भाई, कैसी सिचुएशन उनके सामने आई और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैप्टन ने कौन कौन से मेजर्स लिए। ठीक है, तो पहला है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगैन। मतलब जब वेदर जब बहुत रफ हो गया था, बहुत खराब हो रहा था, तब हमारे गॉर्डन कुक ने, जो हमारा कैप्टन है, उसने कौन से मेजर्स लिए थे या उसने कौन से स्टेप्स लिए थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्टॉर्म जिप जो है उसे ड्रॉप कर दिया था, स्टॉर्म जिप उतार के रख दी थी, ठीक है, ताकि बोट को संभाला जा सके। उसके बाद लैशिंग अ हैवी मोरिंग रोप,
क्योंकि बहुत ज़्यादा बोट जो है बहुत ज़्यादा ही ऐसे हिचकोले खा रही थी, लहरें बहुत ऊँची-ऊँची थी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जितना भी सामान था उसको बोट के स्टर्न पे ले जाके सारे सामान को लैश कर दिया था, यानी सारे सामान को एक रस्सी से बाँध दिया था। और स्टर्न कौन-सा हिस्सा होता है बोट का? द बैक पोर्शन ऑफ द बोट, ठीक है? फिर डबल लैशिंग एवरीथिंग, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं सारी चीज़ों को डबल लैश किया। यानी 2 बार सारी चीज़ों को रस्सी से बाँध दिया ताकि वो मज़बूती से वहाँ बंधी रहें, इधर-उधर गिरे नहीं या टकरा के टूट ना जाएँ या उछल के पानी में ना गिर जाएँ, ठीक है? और फाइनली लाइफ राफ्ट ड्रिल, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर दिए हुए हैं। लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होती है बेटा? ये ड्रिल या ये वो प्रैक्टिस होती है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है और लग रहा है कि बिल्कुल हो सकता है कि जहाज जो है क्या पता डूब जाए, तो आपकी जो लाइफ जैकेट्स हैं उन्हें पहन लेना, राफ्ट्स जो होती हैं उन्हें प्रिपेयर करना कि भाई अगर शिप डूब ही रहा है तो जल्द से जल्द राफ्ट में बैठकर जाना होगा। राफ्ट जो सेफ्टी के लिए जो दूसरी जो बोट्स बनी हुई होती है ना और शिप के अंदर होती है, वो होती है राफ्ट, ठीक है? तो उसमें बैठकर निकलना होगा जल्द से जल्द। तो ये ड्रिल भी उन्होंने शुरू कर दी थी, ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स थे जो इस सिचुएशन में हमारे कैप्टन गॉर्डन कुक ने लिए थे, ठीक है? अभी दूसरी कौन सी सिचुएशन है? टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, कि शिप के अंदर इतनी भयंकर जो वेव आई थी, तो शिप के अंदर पानी पानी भर गया था ना, तो उसे चेक करने के लिए क्या किया था भाई? सबसे पहले तो जो कैनवास था उसे स्ट्रेच किया, यानी वहां वहां वो कैनवास लगाया जहां से पानी अंदर आ रहा था बोट के, ठीक है? उसके बाद पंप्स की हेल्प से जितना भी पानी था उसको बाहर निकाल रहे थे शिप से, ठीक है? पानी अंदर जो आ गया था बोट के, पंप्स की हेल्प से उस पानी को बाहर निकाला जा रहा था। और फाइनली पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। ये डाइवर्ट भी किस तरीके से किया जा रहा था? जिस जिस जगह से दरारें आ गई थी वहां पर कैनवास लगा दिया था, तो जिसकी वजह से जब लहरें भिड़ती थी उस कैनवास से तो पानी वहां से भिड़कर चला जाता था, अंदर नहीं आता था, ठीक है? नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th एंड 5th जनवरी। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बेटा इस चैप्टर के अंदर डेट वाइज याद रखना कि कौन सी तारीख को कैसा मौसम हो रखा था, ठीक है? ये मैंने आपको बताया था। तो हमारा जो मौसम खराब होना शुरू हुआ था तो कौन सी तारीख को हुआ था? 2nd ऑफ जनवरी। 2nd ऑफ जनवरी की डॉन को जो है मौसम खराब होना शुरू हुआ था। 3rd ऑफ जनवरी को मौसम और ज्यादा खराब हो गया था। और 4th और 5th जनवरी को लेकिन क्या हुआ था? 4th जनवरी वो टाइम है जब जो पानी का लेवल है बोट के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल में तो आ गया था, लेकिन अभी भी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इनफैक्ट 2 दिन बाद, 2 और 3 तारीख के बाद 4 तारीख को सभी लोगों ने अपना पहला मील खाया था। रिमेम्बर, कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स, बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन, ये खाना खाया था। उसके अलावा 5th ऑफ जनवरी को मॉर्निंग में मौसम फिर भी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन शाम होते होते तक अगेन देयर सिचुएशन वाज डेस्परेट, फिर से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था, ठीक है? तो ये उनकी सिचुएशन थी। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। The mental condition of the voyagers on 4th and 5th January is characterized by anxiety, desperate and a profound sense of isolation. Anxiety का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा घबराहट होना, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा ही खराब थी। Despair का मतलब होता है बेटा निराशा, कि भाई वो बहुत ज्यादा निराश हो रहे थे और डिस्करेज भी हो रहे थे बीच बीच में, क्योंकि उन्हें हर बार ये लग रहा था कि शायद ये वाला दिन भी वो नहीं बच पाएंगे। हो सकता है वेव वॉकर जो हमारी बोट का नाम है, हो सकता है वो डूब जाए, राइट? एंड अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? एकदम अलग थलग हो जाना। ये उनको क्यों फील हो रहा था? इसलिए क्योंकि एक तो वो इतनी रिमोट लोकेशन पे थे, जिस सी रूट पर वो थे, इट्स द टफेस्ट सी रूट, ठीक है? यहाँ पर ज्यादा लोग, इनफैक्ट लोग ही नहीं मिलते, कम या ज्यादा क्या, लोग ही नहीं मिलते। और इसके अलावा ये लोग जो मे डे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई उनका कॉल अगर रिसीव कर ले, कोई तो उनको ट्रेस कर ले, तो उनको कोई जवाब नहीं आ रहा था, उनका मैसेज रिसीव ही नहीं किया जा रहा था कहीं आसपास। तो उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुके हैं। इसलिए उनकी जो मेंटल कंडीशन इस वक्त थी वो क्या थी? वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा निराश हो रखे थे। एंजाइटी और डेस्पेयर, ठीक है? जनवरी 4th को अब क्या हुआ था? द वॉयजर्स एक्सपीरियंस ए टेम्पररी रिप्रीव, फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर नियरली ड्रेनिंग द शिप ऑफ वाटर
After 36 hours of pumping, they were able to eat their first meal in 2 days, सिग्नलिंग अ मोमेंट ऑफ होप एंड रिलीफ। यानी 4 जनवरी को सिचुएशन थोड़ी ऐसे कंट्रोल में आई थी कि पानी जो है उन्होंने काफी हद तक बाहर निकाल दिया था बोट के, और अभी भी पानी बाहर निकालना बाकी था, बट स्टिल काफी हद तक कंट्रोल कर ली थी सिचुएशन को। और 2 दिन बाद पहला मील उन्होंने खाया था यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत होप और थोड़ी बहुत राहत, रिलीफ उनको यहाँ पर मिला था। आगे क्या हुआ था? 5th ऑफ जनवरी को क्या हुआ था? द सी कंडीशंस वर्सन्ड। मौसम पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर से इनकी कंडीशंस जो है मौसम की, वो फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एंड द थ्रेट ऑफ डेथ लूम्स लार्ज। और फिर से उनको ये लग रहा था कि शायद ये लोग मर ही जाएंगे। रिमेम्बर, मैरी और कैप्टन गॉर्डन कुक जो है वो 5 तारीख को रात के समय दोनों हाथ पकड़कर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद ये रात जो है वेव वॉकर नहीं निकाल पाएगा। बट दे वर लकी, 5 तारीख की रात भी वेव वॉकर किसी तरह सरवाइव कर गया था। वेव वॉकर क्या, बोट का नाम था ना, शिप का नाम। किसी तरीके से सरवाइव कर गया, और अगले दिन जिस आइलैंड तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, नाम क्या है उस आइलैंड का? आइल एम्स्टरडैम। तो वहां पर भी ये लोग पहुंच गए थे, लेकिन 5 तारीख तक तो ये लोग बहुत परेशान थे। इनको क्या लग रहा था कि शायद मुश्किल ही होगा ये रात गुजारना। इनको लग रहा था कि शायद ये हमारी आखिरी रात होगी। They were under considerable mental stress, facing a dangerous and uncertain situation. काफी परेशान थे, घबराए हुए थे, और काफी परेशानी वाली जो सिचुएशन है उसका भी सामना कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a suitable title टू ईच सेक्शन। देखो, इस चैप्टर में पूरा, ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली कि तीनों सेक्शंस के इवेंट्स को आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है, और हर इवेंट, ठीक है, मतलब तीनों इवेंट्स को एक सब टाइटल भी देना है। ठीक है, तो 3 इवेंट बेटा क्या थे? पहला इवेंट तो ये था कि ये लोग इंग्लैंड के प्लायमाउथ से निकलकर कहाँ गए थे? केप टाउन। ये उनके वॉयज का पहला हिस्सा था, है ना। तो ये जो पहला हिस्सा था वो तो उनका बहुत ही बढ़िया निकला था उनके वॉयज का। तो यानी इट वॉज अ वेरी हैप्पी वॉयज। तो हम कह सकते हैं अ चेयरफुल वॉयज। तो इस चेयरफुल वॉयज में इनकी काफी रिलैक्स और काफी अच्छी और काफी स्मूथ जर्नी वो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और बहुत आराम से ये लोग केप टाउन पहुंच गए थे। उसके बाद द वेव ऑफ डेस्पेयर, मतलब निराशा की एक लहर छा गई थी। क्यों? ये जो सेकेंड सेक्शन है उसके अंदर आंधी तूफान, जिन चैलेंजेस का सामना किया था इन सभी लोगों ने, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इन लोगों के आगे इतना समुद्री तूफान जो आया, किस तरीके से इनकी जो बोट है उसके अंदर पानी भर गया था। बेसिकली इनका जो स्ट्रगल रहा थ्रू आउट, वो पूरा हमें सेकेंड सेक्शन में ही पढ़ने को मिलता है। ठीक है, और किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए इन्होंने कैसे कैसे डिसीजन लिए, जहां जहां रिपेयर करने की जरूरत थी रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, और किस तरीके से पानी को बोट से बाहर निकाला जा रहा था। तो और शिप का जो व्हील है उसे जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था, ये सारी चीजें जो है इस पूरे सेक्शन में दिखाई गई हैं। लेकिन लास्ट सेक्शन जो है उसमें क्या है भाई? केप टाउन से ये लोग कहाँ जा रहे थे? ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। लेकिन तूफान की वजह से वेव वॉकर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। तो गॉर्डन को समझ में आ गया था कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वेव वॉकर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि बिखर जाएगा। तो बीच रास्ते ही अगर बिखर गया तो क्या होगा? तो बीच में कहीं और पहुंचने की जरूरत है। तो उन्होंने एक और आइलैंड देखा, और वो आइलैंड कौन सा था बेटा? आइल एम्स्टरडैम। अभी अभी मैंने बताया। तो सर्चिंग द आइलैंड, एक नया आइलैंड सर्च करना, तो ये था तीसरा हिस्सा। तो नरेशन इन दिस सेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड अ ग्लिमर ऑफ होप। एक उम्मीद की किरण नजर आती है इस सेक्शन में कि शायद अब वो लोग बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो आइलैंड समझ में आ गया था कि कहाँ पर है। और किसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन करके गॉर्डन कुक ने भी क्या किया था कि भाई चलते हैं इस तरफ, लैरी घुमाओ अपनी गाड़ी का व्हील, यानी अपनी बोट का व्हील 185 डिग्री पे घुमाओ। होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 बजे के आसपास हम लोग आइल एम्स्टरडैम पहुंच जाएंगे। तो एक उम्मीद नजर आती है, और एक फिर से एक खुद को एक एनकरेजमेंट दिया जाता है। अदरवाइज जो सेकंड सेक्शन था ना, उस सेकंड सेक्शन में तो पूरी तरीके से डिस्करेज ही हो गए थे। ऑल्दो बीच बीच में कभी सुजैन, कभी
जोनाथन आके गॉर्डन कुक को एनकरेज कर रहे थे, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर था उन सबका, बट स्टिल उन लोगों को यही लग रहा था कि सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब है, काफी डिस्करेज हो रखे थे। तो सेकंड सेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल दिखाई गई और थर्ड सेक्शन में एक उम्मीद दिखाई गई है। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लो। इनफैक्ट मैंने ये जब भी डाउट की बात करती हूँ ना, तो मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट भी करके कहा कि मैम आप इतने डाउट के बारे में बोलती हो, देखना एक दिन स्टूडेंट्स आपको इतना डाउट कर पूछेंगे कि आपको परेशान कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछोगे ना, चाहे कितने भी डाउट्स पूछो, मैं बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होंगी और बिल्कुल कभी ये नहीं सोचूंगी कि इतनी बेसिक सी चीज भी नहीं आई, ये भी नहीं समझ में आया। नो, आई विल नेवर जज, क्योंकि मेरा यही एक मानना है, पूरी तरीके से यही कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डाउट होने पर बेटा पूछ लेना है, डाउट लेकर आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अगला सेक्शन जो है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? अब देखो, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर आपको जोनाथन, मैरी, सुजैन, गॉर्डन कुक, इन सबके एटीट्यूड के बारे में या इनका क्या रवैया था उन चैलेंजेस को फेस करते टाइम, आपको सबका रवैया एक बार में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि चारों के चारों कैरेक्टर्स जो है ना, उनको एक बार में उनको कवर कर लेता है कि नहीं? इसलिए मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होता है ना, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ो, उन्हें बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले तो प्रिपरेशन वही होती है। कभी भी एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि वो एज इट इज आए कि भाई डिट्टो उठा के वही आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया है, ऐसा तो जरूरी बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं ही किया जाता, लेकिन उन क्वेश्चन से आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाती है कि और कोई भी तरीके के क्वेश्चन आए ना तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हो, क्योंकि देखो इसमें भी चारों कैरेक्टर्स को एक बार में कवर कर लिया गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों का और एल्डर्स का क्या एटीट्यूड था। तो एल्डर्स का एटीट्यूड क्या था? वो तो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा एंशियस थे, बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और डेस्पेयर भी थे। व्हाई? क्योंकि एक तो उनके ऊपर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्डर्स हैड, तो वो इसीलिए परेशान भी थे कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए, लैरी को और हर्ट को कुछ ना हो जाए, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी में इन क्रूमैन को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इसलिए एक उनके ऊपर जिम्मेदारी का भी एक प्रेशर था, एक भार था। उसके अलावा उन सिचुएशंस से तो एल्डर्स को ही डील करना था, है ना? So there were evident differences between the reaction of the adults and the children. The adults were trying hard but lost their hope at the end and waited for their fate of death. कि भाई वो बहुत कोशिश कर रहे थे, देखो हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठे, कोशिश बहुत कर रहे थे एल्डर्स, बट एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड यही हुआ कि भाई अब देखते हैं क्या होता है, अपनी किस्मत देखते हैं किस तरीके से बदलती है, क्या होता है। अपनी तरफ से तो सारी मेहनत कर लेते हैं और आखिर में लेकिन धीरे धीरे उनकी जो होप है वो खोने लगती है, क्योंकि मौसम सुधरता ही नहीं है और सिचुएशन वर्स की वर्स, वर्स की वर्स और वर्स्ट तक हो ही जाती है। ठीक है, वहीं बच्चों का क्या एटीट्यूड था? दे वर होपफुल, वो अभी भी उम्मीद से भरे हुए थे कि नहीं सिचुएशन बेटर होगी, सब ठीक हो जाएगा। एंड गिव द नरेटर मच नीडेड मॉरल सपोर्ट। यहां पर मच नीडेड मॉरल सपोर्ट, इसका क्या मतलब है कि जहां जहां गॉर्डन कुक का जो कॉन्फिडेंस है जहां जहां गिरने लगा, जहां जहां उसकी हिम्मत टूटने लगी, वहां वहां सुजैन ने और जॉनथन ने बारी बारी से आके उसका मॉरल सपोर्ट और बढ़ाया, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ाया। ठीक है, उसकी हिम्मत बढ़ाई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुजैन ने एक बहुत ही बढ़िया सा कार्ड बनाया जिसमें क्या कहा कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मतलब बच्चे बिल्कुल भी कंप्लेनिंग नहीं होते हैं, ना ही सुजैन ने अपनी इंजरीज के बारे में अपने फादर को बताया, क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वही जोनाथन ने क्या कहा कि पापा अगर हम चारों के चारों साथ हैं, आप, मम्मी, सुजैन एंड मैं,
अगर हम चारों साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है? फिर मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। वी आर ओके, वी आर ऑल फाइन। तो जहां पर बच्चे कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट अपने फादर को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका ऐसे मोरल सपोर्ट उसका बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर बच्चों का एटीट्यूड हम देख सकते हैं कि वो ज्यादा होपफुल है, दे आर फुल ऑफ होप, है ना। एंड ही बिकेम डिटरमिन्ड, हु, गॉर्डन कुक। अपने बच्चों की इसी स्ट्रेंथ देने की वजह से ही गॉर्डन कुक के अंदर एक डिटर्मिनेशन आ जाती है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, किसी तरीके से सिचुएशन से बाहर निकलना है, राइट। डिटरमिन्ड टू मेक इट टू द आइलैंड एट एनी कॉस्ट, द चिल्ड्रन शोड मैच्योरिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। कि उनकी उम्र कितनी कम थी, सुजैन सिर्फ 7 साल की थी, जोनाथन सिर्फ 6 साल का था, लेकिन उस सिचुएशन में जिस तरीके की मैच्योरिटी उन लोगों ने दिखाई है, उन बच्चों ने दिखाई है, वो अलग ही लेवल है। क्योंकि अगेन ऐसी सिचुएशन में अच्छे अच्छे लोग जो हैं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन ये ना ही डर रहे हैं ना ही घबरा रहे हैं, इनफैक्ट अपने फादर की स्ट्रेंथ बनकर खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, आगे क्या होता है? His son expressed immense courage as to how he wasn't afraid to die if they all were together. जोनाथन ने भी ये स्ट्रेंथ दिखाई कि अगर सब साथ हैं तो मरने से डर नहीं लगता। एंड हिज डॉटर मेड हिम अ कार्ड एक्सप्रेसिंग हर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हर पेरेंट्स। वो जो कार्ड मैंने अभी अभी आपको बताया, उस कार्ड के बारे में, वो कार्ड बना कर दिया, दैट आई लव यू अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, राइट। ये सब बताया। अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। शी वॉज बैडली इंजर्ड एंड स्टिल शी डिडंट लेट इट बिकम एन ऑब्स्टेकल फॉर हर पेरेंट्स who were trying to save the ship and their family. कि एक चोट के लग जाने के बावजूद उसने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है जिस सिचुएशन में थे अभी, उस सिचुएशन के अंदर उन्हें पूरी तरीके से फोकस्ड रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो बचाने की कोशिश कर रहे थे सबको। ऐसे में सुजैन नहीं चाहती थी कि मैं अपनी इंजरीज के बारे में बता के उन्हें परेशान करूं या उन्हें डिस्टर्ब कर दूं, राइट। तो ये उनका सेंस ऑफ जो उनका मेच्योरिटी लेवल है, सेंस ऑफ मेच्योरिटी है, जैसा कि मैंने कहा अलग ही लेवल की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है? हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डियरेस्ट स्ट्रेस। जिस तरीके की परेशानी भरी सिचुएशन में वो थे, पूरी की पूरी फैमिली थी, ऐसे में ऑप्टिमिस्टिक होना क्यों जरूरी है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव होना। क्यों जरूरी है? ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और पॉजिटिव रहकर ही आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ सकती है, आपके दिमाग में सॉल्यूशंस आ सकते हैं। अगर आप घबरा जाएंगे, अगर आप होपलेस हो जाएंगे, तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी चली जाएगी और फिर आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, वो करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर आप उतना स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर सकते, आप उतना डिटरमिन्ड नहीं रह सकते जितना रहने की आपको जरूरत है। सेम वही गॉर्डन कुक के साथ भी हुआ था कि जो गॉर्डन कुक है, गॉर्डन कुक को पॉजिटिव रहने की जरूरत थी ताकि वो डिटरमिन्ड रह सके, लेकिन बार 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 उसका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट रहा था। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस किसने बनाए रखा आखिर तक? उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखा उसके बच्चों ने। कभी जोनाथन आकर उसको वो मॉरल सपोर्ट देता था, कभी सुजैन आके उसे वो मॉरल सपोर्ट देती थी। तो यहाँ बारी बारी से जब बच्चों ने ये सपोर्ट दिया, एनकरेज किया, तो जहां जहां गॉर्डन कुक का कॉन्फिडेंस टूटने लगा, वहां वहां उसका कॉन्फिडेंस उसके बच्चों ने फिर से बिल्डअप किया। ठीक है, तो देखिए, द स्टेटमेंट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डियरेस्ट स्ट्रेस बाय इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ करेज एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है बेटा? कि किसी चीज से, कैसी भी तकलीफों से जूझने की एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, कि हाँ भाई जैसी भी सिचुएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसका सामना करना। ठीक है, एकदम रिजिड नहीं हो जाना कि ऐसी प्रॉब्लम है तो नहीं, मुझे तो उसका सामना नहीं करना, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मेरे ही साथ ऐसा स्ट्रगल क्यों है, राइट। इस तरीके से कंप्लेन नहीं करना। ठीक है, it implies a belief that even in the face of extreme challenges or dangers, there is hope and confidence in facing them bravely. And this attitude can provide strength and motivation to persevere through difficult times, knowing that there is a belief in the possibility of overcoming adversity. इसका मतलब क्या है?
देखो पर्सिवियर का मतलब क्या होता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ चुकी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आप चाहे फेलियर्स का ही सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहना, निरंतर कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहना। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन सक्सेस जरूर हाथ लगेगी। बस लगातार मेहनत करते रहना है, तो इसे ही कहते हैं पर्सिवियरेंस। तो यहाँ ये बताया गया है कि एक रिजिड एटीट्यूड रखने की बजाय एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखने की बहुत जरूरत है, और पर्सिवियरेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको एक मोटिवेशन देता है, एक डिटर्मिनेशन देता है, एक ऐसी स्ट्रेंथ आपको देता है जिसकी वजह से आप अपना काम सक्सेसफुली कर पाते हो और अचीव कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। ठीक है। The story highlights the courage and optimism displayed by the narrator's family while they were sailing in the rough sea, and the author is motivated when Jonathan says that they are not afraid of dying if they can all be together. मतलब वही होता है ना कि आप में जब पॉजिटिविटी बनी रहती है ना, तो कितनी भी एडवर्स सिचुएशंस हो आप उसमें सामना कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे गॉर्डन कुक ने सामना किया। जब ऐसी खतरनाक सिचुएशन सामने होते हुए भी उसका 6 साल का बेटा जोनाथन कहता है दैट पापा इफ वी ऑल आर टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। मतलब इतनी बड़ी बात उसने कह दी कि जिस बात पर पूरा का पूरा एक टाइटल बन गया चैप्टर का। राइट, तो कितनी बड़ी और कितनी मीनिंगफुल बात होगी ये, है ना। The level of optimism and determination in the author rises when he sees the caricatures of him and Mary. मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होते हो तो हर तरफ आप परेशानी होते हो, आपको कोई हंसी मजाक करना सूझता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुजैन को देखो कि ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उसने कैरिकेचर्स बनाए अपने पेरेंट्स के, ताकि उन कैरिकेचर्स को देखकर चेहरे पे एक हंसी आ जाए जानबूझकर। जो लोग बहुत ब्रेव और स्ट्रांग होते हैं ना, वो सबसे परेशानी भरी सिचुएशन में भी जोक क्रैक कर सकते हैं बेटा। क्यों? ताकि उस सिचुएशन को हैंडल करने की एक ताकत आ जाए। कभी भी मुश्किल भरी सिचुएशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को ज्यादा अगर हाईलाइट करोगे ना, तो छोटी सी प्रॉब्लम भी कई बार बहुत बड़ी दिखती है। और बड़ी प्रॉब्लम हो तो भी ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम को अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे ना, तो वो हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाती है ना। तो ये कभी नहीं होने देना है। इस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशंस को, इस तरीके से डील करना है प्रॉब्लम्स के साथ कि आप उसमें भी हंसी मजाक कर सको, ताकि सिचुएशन थोड़ी सी आपके कंट्रोल में आ सके। और यही देखो सुजैन ने क्या किया, कैरिकेचर्स बनाए जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं गॉर्डन कुक को भी ना उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। और हंसना, खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तभी आप पॉजिटिव रह पाते हैं, और जब आप पॉजिटिव रह पाते हैं तो आखिरकार आप डिटरमिन्ड हो जाते हैं, है ना। ड्रॉन बाय सू, द पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द चिल्ड्रन इन्फ्यूजेस पॉजिटिविटी इन द नरेटर। ये सुजैन और जोनाथन की पॉजिटिविटी ही थी जो उनसे ट्रांसफर होके गॉर्डन कुक में जा रही थी, राइट। Even though he has lost all hope, he does not show it and optimistically tells Larry that they will spot the island around 5 p.m. At the end, it is nothing but their optimism pays off, that they are successful to reach the island. मतलब जैसा कि मैंने बताया कि दोनों बच्चों में जो पॉजिटिविटी थी वही ट्रांसफर होके गॉर्डन कुक में जा रही थी, और वही पॉजिटिविटी जो है गॉर्डन कुक का कॉन्फिडेंस बने हुए थी। तो ऑल्दो आखिर में जाके वो कहीं ना कहीं इतना श्योर नहीं था कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहां ही वाज़न्ट सर्टेन कि हाँ वो आइलैंड तक पहुंच ही जाएंगे, बट उनका अंदर का जो एक विश्वास था, एक भरोसा था, और जिस तरीके से वो ऑप्टिमिज्म से एकदम पूरी तरह भरे हुए थे, तो उनका ये ऑप्टिमिज्म, उनकी ये पॉजिटिविटी आखिर में जाके रंग भी लेकर आई, और वो करीब 6 बजे जो है आइल एम्स्टर्डम पहुंच गए। तो ये कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड ही था, उनका भरोसा था, स्पेशली बच्चों का भरोसा था, जिसकी वजह से वो और पूरी फैमिली जो है वो बच गई और आइल एम्स्टर्डम तक पहुंच गई। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है What lesson do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? मतलब अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई एक ऐसी सिचुएशन जहां हमारा मौत से सामना हो रहा है, तो हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलता है कि भाई हमारा रवैया कैसे होना चाहिए, कि भाई सामने एकदम मौत खड़ी है तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए। तो देखो,
Hazardous experiences that bring us face to face with death teach us the importance of hope. भाई हमको क्या लेसन क्या सीखने को मिलता है इस चैप्टर से? बेसिकली ये सीखने को मिलता है कि जो उम्मीद होती है ना उसके क्या मायने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ होप, कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आप जिंदा हो उम्मीद हमेशा रखो, राइट? रेजिलियंस एंड यूनिटी, कि किसी भी सिचुएशन में रेजिलियंट होना और किसी भी सिचुएशन में यूनिटी होना या यूनाइटेड होना, लोग साथ होना, इकट्ठा होना कितना ज्यादा जरूरी है। जब फेस टू फेस आते हो ना, डेथ के सामने जब आते हो, तब शायद ये चीज समझ में आती है। ये जो फैमिली है, गॉर्डन कुक की फैमिली जो है, वो इस पूरी सिचुएशन में, देखो मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था ना, तब भी आपको बोला था कि इस चैप्टर के अंदर जो फैमिली है, जब चैलेंजेस का सामना कर रही होती है ना, तो कोई भी फैमिली मेंबर एक दूसरे को ब्लेम नहीं करता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से हम इस प्रॉब्लम में फंस गए। नो, इनफैक्ट सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सब लोग एक फैमिली ही की तरह बिहेव करते हैं। जो सिचुएशन में उन्हें करना चाहिए था वो एक्चुअल में वो करते हैं, राइट? तो हमें यही इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि सामने भाई मौत ही खड़ी है, तो उस टाइम पे हमको एकजुट होना चाहिए। उस टाइम पे भी हमको होपफुल होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि शायद हम हार रहे हो, लेकिन फिर भी क्या पता आखिरी बॉल पे छक्का ही लग जाए, है ना? तो कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? दे रिवील द पावर ऑफ करेज, परसिवियरेंस एंड टॉलरेंस। मतलब इस चैप्टर से क्या पता चलता है, क्योंकि अगेन ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है कि सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए, एक मैसेज देने के लिए एक स्टोरी बनाई हो। नो, ये उनका एक्सपीरियंस है। तो आपको ये पता चलता है कि जो करेज है आपके अंदर, अगर हौसला है ना, तो हौसले की क्या ताकत होती है भाई। हौसला अगर आप में रहेगा ना, वो असली पावर होती है, ठीक है? परसिवियरेंस, लगातार मेहनत करते रहना, लगातार सिचुएशंस का सामना करते रहना। एंड टॉलरेंस, और उस सिचुएशन को झेलना, उस सिचुएशन के प्रेशर को झेलना, वही असली ताकत होती है ना? एंड हाईलाइट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग काम एंड कंपोज इन डायर सिचुएशंस। और कभी भी हड़बड़ाना नहीं, हे भगवान अब क्या करें, अब क्या करें, अरे ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। नो, जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट काम एंड कंपोज रहना चाहिए। देखो, नर्वस होना इज फाइन, लेकिन अगर आप हड़बड़ा जाते हो ना, तो फिर आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आप सॉल्यूशंस नहीं सोच पाते। इसीलिए हमेशा काम और कंपोज रहना चाहिए, अपने दिमाग को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप सॉल्यूशंस देख सको, ताकि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर सको और फाइनली कंट्रोल कर लो, ठीक है? Such encounters also emphasize the significance of teamwork, common sense and extra caution, कि हमेशा extra cautious रहे, extra सावधानी रखे। इस चैप्टर के अंदर क्या पता चलता है कि कितने बैकअप प्लान्स उसने बना रखे थे, यानी हर जितने भी चीजें थी, जितने भी चाहे इक्विपमेंट्स मान लीजिए, डिवाइसेस मान लीजिए, या चार्ट्स भी, मैप्स भी मान लीजिए, सबके स्पेयर पार्ट्स उसने रखे हुए थे कि बहुत सारे, इसका भी बैकअप है, इसका भी बैकअप है। अच्छा, पंप्स खराब हो गए हैं तो स्पेयर पंप्स भी रखे हुए हैं, स्पेयर स्टॉर्म जिब्स है, बहुत सारी चीजें स्पेयर में रखी हुई थी। तो एक्स्ट्रा कॉशियस होना जरूरी है। ये सोच कर नहीं चलना चाहिए अरे इतना है ना, बस चल जाएगा उससे काम। नो, यू नेवर नो कि कैसी सिचुएशन सामने आ जाएगी, ठीक है? उसके अलावा टीम वर्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है भाई। टीम जो होती है ना, चाहे किसी भी हायरार्की में हो, जूनियर मोस्ट से लेकर सीनियर मोस्ट तक, एक टीम में जितने लोग होते हैं ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है किसी का जो पार्टिसिपेशन हो, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, लेकिन जितना भी पार्टिसिपेशन होता है ना, उतना पार्टिसिपेशन हुए बिना 100% नहीं हो सकता। कि भाई 100% में किसी कोई एक पर्सन है जिसने 0.1% का ही पार्टिसिपेशन किया है, बट उस 0.1 के बिना 100% पूरा नहीं हो सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम वर्क बहुत जरूरी है, और हर टीम मेंबर को वो क्रेडिट देना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं, राइट? कॉमन सेंस, ऑफ कोर्स किस सिचुएशन में, हर सिचुएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहले से ही, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई सिचुएशन आपके सामने किस तरीके से आएगी, यू नेवर नो।
तो आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए। कॉमन सेंस आपका कब काम करता है? जब आप काम और कंपोज रहते हो, तभी आप दिमाग लगा पाते हो कि कैसी सिचुएशन में आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, तो ये पॉइंट्स कुछ नहीं, बस मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स है कि भाई कभी भी उम्मीद का दामन नेवर लूज होप एंड ऑलवेज स्टे काम एंड कंपोज्ड, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप सब हेडिंग्स की तरह भी यूज कर सकते हो। और इस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे हर टॉपिक को एक्सप्रेस करा हुआ है, वो उस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी नेवर लूज होप, तो इस चैप्टर में हमको कैसे पता चलता है नेवर लूज होप, कि भाई गॉर्डन कुक ने आखिर तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कहीं कहीं वो होपलेस होने भी लगा, तो सुजैन और जोनाथन ने उसको मॉरल सपोर्ट दिया, तो फिर से उसकी जो उम्मीद है गॉर्डन कुक की, वो उम्मीद फिर से बन गई, है कि नहीं? तो आपको ये सारे पॉइंट्स अपने चैप्टर के रिस्पेक्ट में समझाने होंगे, अगर लेंदी क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से ये आता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि कई बार जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप पॉइंट्स बना भी देते हो, बट आप उसको क्या बहुत जनरल वे में एक्सप्लेन करने लग जाते हो कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, वी मस्ट नेवर लूज होप बिकॉज वी नेवर नो दैट व्हेन वी कैन विन इन दैट सिचुएशन, है ना? लिख तो आप सही रहे हो, बट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। सही है, उचित नहीं है, करेक्ट बट इनअप्रोप्रिएट। व्हाई? क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से कि उस चैप्टर के अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट किस तरीके से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस चैप्टर के अंदर आपको कहाँ क्या देखने को मिलता है, कि गॉर्डन कुक के कैरेक्टर में देखने को मिलता है, जोनाथन और सुजैन के कैरेक्टर में देखने को मिलता है कि नहीं? तो उस तरीके से जनरल में मत समझाओ, चैप्टर के रिस्पेक्ट में समझाओ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। Why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risks involved? ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबको पता होता है, जैसे ये जो शिप पर भी गए, जिस वॉयज पे ये जा रहे थे, उसके अंदर जिस सी रूट पर ये जा रहे थे, इट इज दी रफेस्ट सी रूट। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि उस सी रूट का नाम क्या है, जो कि रफेस्ट सी रूट है, जो इस चैप्टर में बताया गया है, और जहां पर गॉर्डन कुक एंड फैमिली गई थी। अब ये रफेस्ट है, तो पता ही है ना कि भाई बहुत मुश्किल रूट होगा, इसको पार करना आसान नहीं होगा, मालूम ही है ना, जान भी जा सकती है, भी पता ही है ना, कुछ नया तो नहीं है। मतलब गॉर्डन कुक के सामने इतना बड़ा मतलब एक सामने इतनी बड़ी सिचुएशन, इतना बड़े चैलेंजेस जो आए, तो वो सरप्राइज तो नहीं था ना गॉर्डन कुक के लिए, पता था ना। फिर भी वो गया अपनी फैमिली को लेकर, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तो ये तो चलो ये एक एक्सपीरियंस है, उसके अलावा हम अपने आसपास भी देखें ना, तो बहुत लोगों को, जैसे स्पेशली जो बाइकर्स भी होते हैं, वो ऐसे ऐसे रूट्स पर जाते हैं जो कि बहुत रिस्की होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं। कुछ माउंटेनियर्स होते हैं, कैसे कैसे पहाड़ चढ़ते हैं, बहुत मुश्किल पहाड़ चढ़ते हैं। तो पता होता है कि उस एडवेंचरस ट्रिप के अंदर बहुत रिस्क है, ऐसा रिस्क की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो काम करना है। तो क्यों? मतलब वो रिस्क लेने में क्या मजा आता है, ऐसा क्यों किया जाता है? वेल, ज्यादा का तो पता नहीं है, लेकिन एक थ्रिल होता है, एक एक्साइटमेंट होता है कि ये काम करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक ना हॉलीवुड एक्टर का एग्जाम्पल देती हूँ, टॉम क्रूज का। टॉम क्रूज की जो मूवी है ना, मिशन इम्पॉसिबल, जितनी भी मिशन इम्पॉसिबल के पार्ट्स आए, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि टॉम क्रूज ने बहुत सारे ऐसे एक्शन सीक्वेंस दिए हैं जिसमें उन्होंने बॉडी डबल का बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली है। तो हर मूवी में आप देखेंगे ना, तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा खतरनाक एक्शन सीक्वेंस किया ही है। जैसे आई थिंक फोर्थ पार्ट जो है मूवी का, आई थिंक गोस्ट प्रोटोकॉल करके है, उसके अंदर दुबई की बुर्ज खलीफा, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है, उस पर उन्होंने उस पे भी लटके थे वो, और उन्होंने कोई बॉडी डबल नहीं लिया था उसके अंदर। उसके अलावा एक पार्ट में उन्होंने कभी पानी के अंदर इतना लंबा टाइम रहे थे कि उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया था। उसके अलावा वो प्लेन पर एक बार स्टंट, प्लेन पर लटक गए थे, वो स्टंट दिखाया था। तो आई एम श्योर कि ये सब करने में उनको एक थ्रिल फील होता होगा और एक एक्साइटमेंट भी होती होगी। एंड ऑफ कोर्स आप उस सीन को दिखाने में, उसको ओरिजिनल दिखाने में अपनी जान लगा देना चाहते हो, और कितने प्रोफेशनल होंगे वो कि इतना शिद्दत से अपने काम को कर रहे हैं, और इतना ईमानदारी और ऑनेस्टी से उस काम को कर रहे हैं, और वाकई में हर सीन जो है ऑफ कोर्स देखने लायक बनता है। तो इसमें खतरा है, ऑफ कोर्स रिस्क है, बट यस आई एम श्योर कि एक
थ्रिल होगा, उस थ्रिल ऑफ एक्साइटमेंट, आई एम श्योर ये होता होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बेटा एक चीज बताना चाहूंगी, स्पेशली आप लोगों के लिए ही। जैसे मैंने भी टॉम क्रूज का आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि भले ही उन्होंने कितने भी अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस ये दिए हों, बट उनकी सेफ्टी का भी फिर उतना ही ध्यान भी रखा जाता है। ठीक है, ही इज सच अ बिग एक्टर, सच अ बिग स्टार, तो उनकी सेफ्टी का ध्यान भी उसी लेवल पे रखा जाता है। आई एम श्योर आपको भी ये जो थ्रिल वाली फीलिंग है, आई थिंक सभी को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसा मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया कि कभी भी खुद के जाने का या खुद को लेकर कभी किसी चीज का डर नहीं होता। डर होता है अपनों को लेकर, कि एक पॉइंट की बात होता है कि भाई मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे डर लगता है, नहीं, इसलिए कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा तो शायद मेरी जो फैमिली है वो बहुत सफर करेगी। तो ये जो सेंस है हम सब में होना चाहिए, ये ख्याल हम सबको होना चाहिए कि कभी भी, कई बार होता है ना कि जोश में हम लोगों को होश नहीं रहता है। कई बार बाइक राइड अगर कर रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, कि बाइक कभी ध्यान नहीं रखते, बिना हेलमेट के अगर हम बाइक चला रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट सेफ। तो आप लोग भी कभी ऐसा मत कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाना बहुत अच्छा है, आप लोग भी जाना चाहें बिल्कुल जाइए, लेकिन सबसे ज्यादा अपना खुद का ध्यान रखिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, है ना। ये सोच लेना कि अरे अरे कुछ भी नहीं होगा, सब सही है, नहीं, ये सोचकर कभी नहीं चलिए, क्योंकि एक सबसे स्ट्रांग इंसान वो होता है जो सेंसिबली सोचे कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, खतरा आ सकता है, जान का जोखिम भी हो सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए कोई मेजर्स लेना डरपोक होना नहीं होता, ठीक है, इनफैक्ट वो समझदार होना होता है। ठीक है, तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप जगह अलग अलग, नई नई जगह, खतरनाक जगह भी एक्सप्लोर करते हैं, तो उससे ना सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, कि देखो कितनी नई नई और अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करती है, तो सीखने को भी बहुत मिलता है। तो एक पर्सनल ग्रोथ भी होता है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, कि देखो अपॉर्चुनिटीज एज एन अगेन नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही होता है ना। उसके अलावा एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, आई एम श्योर कि ऐसे एडवेंचरस ट्रिप को जाके और उसको पूरा कंप्लीट करके एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट तो आता है कि यस, मैंने देखो ये पूरा किया, ये ट्रिप मैंने लगाई, ये एडवेंचरस ट्रिप मैंने लगाई, या ये एडवेंचरस सीन मैंने किया। ठीक है, तो आई एम श्योर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी जरूर आता होगा। द डिजायर टू कनेक्ट विद नेचर एंड एस्केप फ्रॉम मंडेन। मंडेन इज व्हाट बेटा? सिंपल। जो सिंपल लाइफ होती है, या आप कह सकते हैं कि नॉट जस्ट सिंपल लाइफ, जो एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है ना, रोज वही सेम रूटीन, तो एक ना बोर्डम सा आ जाता है। तो उस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए कई बार इस एडवेंचरस ट्रिप की जरूरत होती है। दूसरा, एडवेंचरस ट्रिप से आप नेचर के और क्लोज जाते हो, सो यू लिव नेचर, यू फील नेचर। ठीक है, the human desire for adventure and the opportunity to push boundaries often outweigh the fear of potential dangers। मतलब इससे और क्या एक चीज होती है कि खतरा, हर चीज को लेकर डरना भी सही बात नहीं होती है। अरे ऐसे 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 मत करना, अरे अरे रोड पर मत जाना, पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो, रोड पर चले जाने से ही एक्सीडेंट नहीं हो जाता है, रोड पर जाने देना चाहिए। हाँ, हर चीज का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, कि भाई आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो राइट एंड लेफ्ट दोनों देखें। रोड पर ड्राइव अगर कर रहे हैं या राइड कर रहे हैं तो स्पीड का ध्यान रखें और रूल्स के हिसाब से गाड़ी चलानी चाहिए, है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखें, फिर इतना कोई खतरे की बात नहीं होती है ना। उसके अलावा छोटी छोटी चीजों का ये जो खतरा होता है ना, जो डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, सारा वो डर निकल जाता है मन से। तो ये भी एडवेंचरस ट्रिप का एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ मैंने आपको बता तो दिया है कि एडवेंचरस ट्रिप होती है वो, उस पे लोग क्यों जाते हैं, भले ही रिस्की होती है। लेकिन अगेन मैं फिर से आपको आखिर में ये ध्यान जरूर दिलाऊंगी और जरूर आपसे कहूंगी कि आप भी फ्यूचर में कभी अगर एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाएं या किसी भी तरीके की ट्रिप पे जाएं, जरूर जाएं, उसे एंजॉय करें, लेकिन हमेशा अपना ध्यान रखें। कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, अरे हम हैंडल कर लेंगे। नहीं, किसी के भी सामने कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, और कई बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि जो शायद हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो, है ना।
लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, अपना अपना ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, ताकि हमारी फैमिली मेंबर्स को हमारी वज़ह से कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? और हमेशा, हमेशा सावधानी बरतनी है, हमेशा। ठीक है? तो आई होप आपको मेरा ये जो मैसेज है ये अच्छे से रिसीव हो पा रहा है, अच्छे से आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि एडवेंचर करना बिल्कुल गलत नहीं है, बट बिना ध्यान रखे किसी भी एडवेंचरस ट्रिप पे जाना, ये सोच लेना, लापरवाह होना, वो गलत है। ठीक है? तो कभी भी किसी भी तरीके की लापरवाही मत बरतिए। इस पूरे चैप्टर में गॉर्डन कुक ने कहीं लापरवाही नहीं बरती थी। इनफैक्ट पूरी तरीके से वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रहा था। इवन द किड्स, दे वर बिहेविंग सो रिस्पॉन्सिबली एंड सो दे वर सो मैच्योर, राइट? तो आपको भी वही करना है। ठीक है बेटा? चलो इसी बात पे अब यहाँ पर हम हमारा ये वीडियो एंड करते हैं। होपफुली आपको सारी के सारी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बढ़िया समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट है या आप अपना कोई ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपना कोई पॉइंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, सो फील फ्री टू शेयर। अपने कोई भी पॉइंट हो, ओपिनियन हो, कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा बेटा इस वीडियो को लाइक तो करिए ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एक ग्रामर के लिए मैंने बनाया है और एक क्लास 11 के लिए है, तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिए कि जब भी कोई नोट्स हैं या पीडीएफ्स हैं तो मैं उन्हीं ग्रुप पे शेयर करती हूँ, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? तो अब इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।